So we are discussing exercise 2 of redox reaction. Sorry, exercise 1 of redox reaction. सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर जो पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 57. So look at question number 57. It's given certain moles of HCl is completely oxidized by 25 ml of KMnO4. The products are CO2 and nitrate, and when all the CO2 is passed through the lime water, 1 gram of calcium carbonate is obtained, the molarity of KMnO4. तो देखो उल्टा स्टार्ट करो, पहले CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, तो अगर इसका 1 ग्राम बन रहा है तो इसका मतलब ये 1/100 मोल्स हो गए. अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए 1 ही मोल CO2 रिक्वायर्ड होगा, तो ये 1 मोल 1/100 मोल्स हो गए. अब जो HCl है उसके अंदर भी कार्बन एक ही है, तो इससे CO2 और नाइट्रेट आयन बनेगा. तो अगर हम मोल कंजर्वेशन अप्लाई करें या कार्बन एटम कंजर्व करें, तो अगर CO2 1/100 मोल फॉर्म हुआ है तो ऑटोमेटिकली HCl भी 100 मोल होगा. अब HCl के लिए एन फैक्टर निकालो. कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्टेट -3, हियर कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +4, नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्टेट +5. तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, +2 से +4 2 यूनिट. नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुआ, -3 से +5 8 यूनिट. तो एन फैक्टर फॉर HCl जो है वो 10 हो जाएगा. एन फैक्टर फॉर HCl इज 10. बस आपके MnO4 और HCl एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो उनके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो. So milli equivalents of HCl will be equal to milli equivalents of KMnO4. HCl के मोल्स हैं 1/100, एन फैक्टर 2 10. KMnO4 को ऑक्सीडाइज कराना है, उसकी मोलारिटी पूछी है, मोलारिटी M1 मान लो, एन फैक्टर 5, वॉल्यूम 25 ml. यहाँ से सॉल्व करके M1 निकालना है. बस में एक चीज़ का ध्यान देना, 1/100 मोल्स है तो उसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10³ मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा बस. ठीक है. यहाँ से M1 की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ये 4/5 आ जाएगा, विच इज 0.8. ठीक है. इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 63. 63 में दिया है 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज ऑक्साइज्ड बाय x मोल्स ऑफ MnO4- एंड आल्सो 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड ऑक्साइज्ड बाय y मोल्स ऑफ MnO4-, रेशियो ऑफ x:1. तो देखो सबसे पहले अगर हम फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइज कराएंगे तो Fe2C2O4 होल थ्राइस है, ये ऑक्साइज होके Fe3+ और CO2 में कन्वर्ट होगा. आयरन ऑक्सीजन स्टेट +3 है, कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +3, कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +4. आयरन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 जा रहा है और 6 कार्बन है, तो उसका एन फैक्टर 6 पता चल गया. दूसरा सब्सटेंस है फेरस ऑक्सीडेट FeC2O4. फेरस ऑक्सीडेट को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये बनेगा Fe3+ एंड CO2. आयरन ऑक्सीजन स्टेट +2, कार्बन +3, आयरन +3, कार्बन +4. यहाँ पे एन फैक्टर लिखेंगे तो आयरन का ऑक्सीजन स्टेट 1 यूनिट चेंज हुआ है, कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट 2 यूनिट चेंज हुआ है, टोटल हो गया 3, तो इसका एन फैक्टर आ गया 3. आप मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर लो. सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2C2O4 होल थ्राइस will be equal to, या मिली इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स कर लो, तो मोल ही दे रखा है सीधे सीधे. So we can write gram equivalents of FeC2O4 is equal to gram equivalents of KMnO4 और MnO4 माइनस. तो पहले रिलेशन से 1 × 6 इज इक्वल टू x × 5 हो गया. दूसरे केस में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 को ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4- के इक्वल करो. तो यहाँ पे इसका 1 मोल दे रखा है, एन फैक्टर 3, इसके लिए y × 5. यहाँ से x/5 निकालेंगे तो 2/1 आ जाएगा. ठीक. देखो कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6. बस मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4. इसकी नॉर्मलिटी होगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर 5.6, वॉल्यूम दे रखा है 280 ml. H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ है V, तो नॉर्मलिटी होगा V/5.6, वॉल्यूम दिया है 280 ml, ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए. और KMnO4 दे रखा है 15.8 ग्राम डिवाइडेड बाई 158, ये इसके मोल हो गए, इंटू 10⁻³ ये मिली मोल्स हो गए, और एस्टिमेट में रिएक्ट करा रहे हैं तो एन फैक्टर 5. यहाँ से इक्वेट करके वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लो. तो दिस कम्स आउट टू बी 500 × 5.6/280.
ये 10 आ जाएगा। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करो, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 10। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब होता है 1 लीटर सैंपल से कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे। तो क्वेश्चन में देखो गिवन है 5 लीटर H2O2 सैंपल से 50 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे। तो 1 लीटर से कितनी प्रोड्यूस होगी 10 लीटर्स। तो आंसर हो जाएगा 10 वॉल्यूम। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 72। 72 में दिया रेशियो ऑफ H2O2 prepared by 3SO3 and H2SO4 present initially in 109% ओलियम सैंपल। तो अगर हमारे पास 109% ओलियम सैंपल है तो इसका मतलब इसमें 40% 3SO3 होगा। ये लास्ट क्लास में सॉल्व करके दिखाया था आपको। 109% ओलियम मतलब 40 ग्राम SO3 है इसमें और 60 ग्राम H2SO4 है अगर 100 ग्राम ओलियम है तो। यही बता होता है 109% H2O2 सैंपल का। अब उसने बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ H2SO डिवाइडेड बाय 3SO3 एंड H2SO प्रेजेंट इनिशियली, तो प्रेजेंट इनिशियली तो 60 ग्राम हो गया। अब SO3 से कितना H2SO4 बनेगा वो लिख लीजिए। तो दिस इज 40 प्लस, सॉरी, इसको अगर हम लिखेंगे तो उसमें जो SO3 है उसकी रिएक्शन वाटर से होगी, ये H2SO4 बनेगा। तो अगर इसका 40 ग्राम लेंगे तो इसके 9 ग्राम से रिएक्ट होने के बाद 49 ग्राम बनेगा। तो H2SO4 प्रोड्यूस फ्रॉम SO3, ये तो हो गया 49 ग्राम, और H2SO4 इनिशियली जो है वो हो गया आपके लिए 60 ग्राम। तो जिसका रेशियो पूछा उसने, तो रेशियो लिखेंगे तो आ जाएगा 49/60। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। 73 में दिया 1.5 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर and 25 ml of the solution reacts with KI solution. The iodine liberated required 12.5 gram of 5 ml of N by 25 hypo solution. The percentage of available chlorine in the sample of the bleaching powder. देखो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो हाइपो के मिली इक्विवेलेंट है उसी को डायरेक्टली मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन कर लिया जाता है। तो सबसे पहले निकालो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो आ रहा है 12.5 इंटू 1/25, 0.5 मतलब ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। जितने मिली इक्विवेलेंट हाइपो हुआ उतनी मिली इक्विवेलेंट आयोडीन हुआ। और ये एक्चुअली में ध्यान से देखो तो 25 ml सैंपल के लिए रिक्वायर्ड है, बट एक्चुअल सैंपल कितना है 250 ml। तो फॉर 250 ml सैंपल इसका 10 टाइम्स कर देंगे। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो जो रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा 5। तो जो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो है वही मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन होगा, वही मिली इक्विवेलेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर होगा, राइट, और वही मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन होगा जो इसको रिएक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। तो इसी को मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन का इक्वल लिख लें। यहाँ से अमाउंट ऑफ क्लोरीन आ जाएगा आपके लिए। तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 71/2 ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन हो गया। अमाउंट ऑफ क्लोरीन कैसे निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना आएगा 71/2। सो 5 इंटू 10⁻³ ये इक्विवेलेंट हुए, उसमें 71/2 से मल्टीप्लाई करा तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन आ गया। अब ये 1.25 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से जितना रिएक्शन हो रही है उसके लिए इतना क्लोरीन है और हमें 100 ग्राम लिए निकालना होता है। तो सिंपली यूनिटरी मेथड लगा दो। 1.25 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जो है ये इक्विवेलेंट है 5 इंटू 71/2 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन के। तो 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर कितने के इक्विवेलेंट होगा बस ये कैलकुलेट कर लेना है। सो 5 इंटू 71/2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 100।
ये सॉल्व करके निकाल लेना, ये आपका परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन हो गया। क्योंकि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन होता है वो 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जितने सब्सटेंस को ऑक्साइज करता है उतने ही सब्सटेंस को ऑक्साइज कराने के लिए कितनी क्लोरीन रिक्वायर्ड होती है ये निकालना होता है। तो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन ये अगर निकालेंगे तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए सीधे सीधे, ठीक है। तो इफ यू सॉल्व इट तो ये हमारे लिए हो जाएगा, एक डेसिमल हटा दो नीचे से तो ये 0 हो जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा। तो 5 इंटू 71/25 हो जाएगा, बस लीजिए 71/5 लिख लो, 14.2 ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आप ध्यान से देखो, यू कैन इजीली नोटिस कि यहाँ सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट +1 से 0 जा रहा है, तो उसका मतलब ये वाला प्रोसेस रिडक्शन हुआ। सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट +1 से 0 जा रहा है तो दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। तो उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ क्यूनॉल। तो आप जानते हो कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर OH- और वाटर का तो कोई रोल होता नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। और Br का ऑक्सीजन स्टेट देखो तो -1 दोनों साइड है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उसका सर्टेनली मतलब है कि जो रिडक्शन हुआ हमारे पास AgBr का वो बिकॉज ऑफ क्यूनॉल हुआ। तो उसका मतलब सर्टेनली ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है या जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो उसका बेस्ट फंक्शन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। 76 में लिखा है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 20 ml ऑफ 0.5 NaOH इज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ 0.1 MHCl इज x किलो तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ऑप्शन में देखो पर मोल के बेसिस पे पूछा गया है। तो हमारे पास रिएक्शन है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl एंड वाटर। NaOH की मिलीमोल देखेंगे तो 20 × 0.5 यानी कि 10, और HCl के लिए देखेंगे तो 100 × 0.1 तो ये भी 10 मिलीमोल्स। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि 10 × 10⁻³ मोल से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो x किलो जूल है। तो 1 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, 100x किलो जूल। और एनर्जी रिलीज हो रही है तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखेंगे वो नेगेटिव लिखेंगे, सो -100x किलो जूल, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 77 लिखा है व्हेन दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KCl2O4 H2C2O4 डॉट H2O इज रीच्ड। तो अगर KCl2O4 को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये CO2 में कन्वर्ट होगा, कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 चेंज होगा, इसका n फैक्टर 2 आ गया। दूसरा सब्सटेंस है H2C2O4 डॉट 2H2O, इसका ऑक्सीडेशन भी CO2 में होगा, इसका कार्बन +3 से +4 जा रहा है, फिर से 2 कार्बन है तो n फैक्टर फिर से 2 आ जाएगा। तो दोनों के लिए जो इक्विवेलेंट वेट आएगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। इन बोथ द केसेस इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो आंसर इसका बी लिख देंगे, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 79। 79 में दिया है 1 ml of phosphoric acid was diluted to 250 ml. 25 ml of this solution required 34.8 ml of 0.102 NaOH neutralization using suitable indicator. The specific gravity of the acid is, specific gravity का मतलब होता है डेंसिटी इन ग्राम पर ml। तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम x एज्यूम कर लें तो जो 1 ml हमारे पास H3PO4 सैंपल है उसका मास x ग्राम हो जाएगा। और उसको डाइल्यूट करेंगे तो अमाउंट तो चेंज हो नहीं रहा, 1 ml में जो अमाउंट था वही 250 ml में भी है। सो इन 250 ml x/98 मोल्स ऑफ H3PO4 प्रेजेंट होगा। अब इसका 25 ml फर्दर रिएक्ट कराया तो 1/10 कर दिया, तो x/98 इंटू 25/250 ml तो 250 मोल्स ऑफ H3PO4 हो गया।
250 ml से अगर आप 25 ml निकालेंगे तो 1/10 मास ले लिया उसका। अब इसको न्यूट्रलाइज कराया NaOH से, मिली इक्वलेंट्स इक्वल कर दो। So milli equivalents of H3PO4 will be equal to milli equivalents of NaOH. So this is x by 98 into 25 by 250 into जिसके मोल्स थे इंटू 10 पावर 3 मिली मोल्स हो गए, n फैक्टर 3 क्योंकि 3H प्लस रिप्लेसेबल है। दिस इज इक्वल टू 0.102, ये नॉर्मलिटी ऑफ NaOH है और वॉल्यूम 34.8 ml है। यहाँ से सॉल्व करके x निकालना है अपने को, ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। करिए सॉल्व। यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्व होकर 1.16 आ जाएगी। नाउ टू एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 2 रेडॉक्स रिएक्शन बता रहा हूँ आपको। In this case, first question you asked is question number 2. In question number 2, it's given 12.5 gram of H2SO4 labeled as 112% is mixed with 100 liter of water. Molar concentration of H plus in the resultant solution. तो देखो जो सैंपल हमारे पास 112% लेबल्ड है, तो इसका मतलब होगा कि अगर हम 100 ग्राम ओलियम लेते और उसमें 12 ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर देते तो इससे 112 ग्राम ऑफ प्योर H2SO4 मिलता। बट एक्चुअली में ओलियम हमारे पास कितना है, 12.5 ग्राम। तो इस 12.5 ग्राम ऑफ ओलियम से जो हमें प्योर H2SO4 मिलेगा, दैट विल बी 112 बाई 100 इंटू 12.5 ग्राम। अब चूंकि आपने जो वाटर ऐड किया हुआ है बहुत एक्सेसिव अमाउंट है, दैट इज 100 लीटर्स, तो इसका मतलब जो थोड़ा बहुत वाटर रिक्वायर्ड है वो तो मिल ही गया, बट ये एक्चुअली में डाइल्यूशन में यूज होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। तो अब जो अमाउंट ऑफ H2SO4 आ गया, इससे मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लो। 1 मोल H2O से 2 मोल H प्लस बनेगा। यहाँ से सीधे अगर हम मोल्स ऑफ H प्लस लिखें तो दिस कम्स आउट टू बी 112 बाई 100 इंटू 12.5 बाई 98 इंटू 2। यस सर आ रहा। वॉल्यूम 100 लीटर है तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। ये 2/7 आएगा सर, वो तो बच गया। कितने मोल्स पर लीटर आपकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी आंसर आ रहा होगा आंसर लिखेंगे। यस सर 2/700। सॉल्व हो गया 2/700 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.218 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल वाज डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl evolved 218.2 cc of hydrogen at 17 degree Celsius and 754.4 mm collected over water. The aqueous tension of water is given. Aqueous tension of water का मतलब क्या होता है, जो वाटर का वेपर प्रेशर है उसको एयर के जो गैस का प्रेशर है उसमें से सबट्रैक्ट कर दो तो ड्राई गैस का प्रेशर पता चल जाएगा। तो उससे आप हाइड्रोजन के मोल निकालो। सबसे पहले इक्वेशन लगाएंगे, PV is equal to NRT, प्रेशर हुआ 754.4 माइनस 14.4, ये ड्राई गैस का प्रेशर हुआ mm में, इसको 760 से डिवाइड करते हो एटमॉस्फेयर में प्रेशर हो गया। वॉल्यूम 218.2 ml है, इसको 1000 से डिवाइड करो, ये लीटर्स में वॉल्यूम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर हो गया 290 केल्विन। यहाँ से सॉल्व करके सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताना है आपको। उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, तो मेटल अगर हम M मान लें सपोज करो, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल अगर M है तो ये 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट करके MCl2 और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो उसका 0.218 दे रखा है अमाउंट। जितने मोल हाइड्रोजन बनेगी एक्जैक्टली उतने ही मोल एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इसके अगर हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, या इसका एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मोल आ जाएगा। उसको हाइड्रोजन के मोल के इक्वल करो, और अल्काइन अर्थ मेटल है तो वैलेंसी 2 होगी, तो इक्विवेलेंट वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर M1 मान लें, लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्काइन अर्थ मेटल, let molecular weight of alkaline earth metal is M1, तो मोल्स हो गए 0.218 बाई M1, और ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल आ जाएगा जो आपने पहले स्टेप पे निकाला हुआ है।
यहाँ से मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास आ जाएगा और इक्विवेलेंट वेट लिखना है तो वो m1/2 आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करके देख लो, कुछ डाउट हो तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। पहली रिएक्शन में MnO2 की 4HCl से रिएक्शन करा के MnCl2 और Cl2 बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन में अगर इक्विवेलेंट वेट लिखना है तो अब देखो क्लोरीन का फंक्शन यहाँ क्लियर नहीं है, क्योंकि एक कंपाउंड के साथ क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है और दूसरे के साथ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ क्लोरीन स्टेट -1 है, यहाँ -1 है और यहाँ 0 है, जबकि मैग्नीज ऑक्सीजन स्टेट यहाँ +4 से +2 जा रही है। तो अभी क्लोरीन का फंक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि MnO2 HCl से जितना भी रिएक्ट करेगा उसके इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। So we can write gram equivalent of MnO2 will be equal to gram equivalent of HCl। इक्वेशन देखो बैलेंस करके दी गई है, MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + Cl2 + 2 वाटर। तो 1 मोल MnO2 4 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है। MnO2 के मोल 1, N फैक्टर 2, HCl के मोल 4 और N फैक्टर निकालना है हमको। यहाँ से N फैक्टर ऑफ HCl अगर कैलकुलेट करके लाओगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl लिखेंगे तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाई 2 बाई 1/2, यानी कि 36.5 × 2। अच्छा HCl नहीं पूछा, एक मिनट सॉरी। यहाँ से आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 निकालना है, तो और आसान सवाल था। ये HCl का निकल गया, क्वेश्चन में केवल इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl पूछा, तब तो आसान है। ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 का चेंज है, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन निकला होगा तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, 71/2, 35.5। ये सवाल अच्छा सवाल होता अगर इसमें HCl का इक्विवेलेंट वेट पूछते पहले वाले रिएक्शन में, और तो उन्हें बता दिया, आप देख लो वो भी। ये सवाल ट्रिकी तब होता है जब HCl का इक्विवेलेंट वेट पूछे, क्लोरीन निकालना तो बहुत आसान था। उसके बाद अगली रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसमें भी क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के केस में क्या करते हैं, दोनों तरह के इक्विवेलेंट वेट निकाल के ऐड कर लेते हैं। तो 6 मोल्स ऑफ Na1 जो है 3 मोल्स ऑफ Cl2 से रिएक्ट करके 5 मोल्स ऑफ NaCl, NaClO3 और वाटर बना रहा है। क्लोरीन ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 और +5 दो चीजों में चेंज हो रही है। तो अब क्लोरीन के दोनों फंक्शन लिख लो। क्लोरीन का एक फंक्शन ये है और क्लोरीन का दूसरा फंक्शन ये है। पहले वाले केस से इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो ये आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। दूसरे वाले केस से इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 10। और एक्चुअली में दोनों फंक्शन हो रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन अगर लिखेंगे तो इट इज मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 प्लस मॉलिक्यूलर वेट बाई 10। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 6 टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट बाई 10। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 बेसिकली। सो 3/5 × 71 सॉल्व करो, ये 42.6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का दोनों फंक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, दोनों तरह के इक्विवेलेंट वेट निकाल के ऐड कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In question number 5, it's given the reaction of Cu2s is oxidized by reacting with oxygen to give Cu2 plus and SO2. If the equivalent of O2 used were X, the equivalent of copper 2 plus and SO2 produced with respect to Cu2s would be। तो देखो इक्वेशन क्या है कि Cu2s की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने के बाद Cu2 प्लस और SO2 बन रहा है। यहाँ पे जरा ऑक्सीजन स्टेट नोटिस करोगे तो कॉपर +1, सल्फर -2, ऑक्सीजन 0 है। यहाँ कॉपर +2 हो गया, सल्फर +4 हो गया और ऑक्सीजन -2 हो गया। यू कैन इजीली नोटिस कि यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ये आपका रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है। अब उसने पूछा है कि इस रिएक्शन में एक्स इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रही है। तो ऑक्सीजन अगर x ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो रहा है तो नेचुरली Cu2s भी x ग्राम इक्विवेलेंट ही यूज होगा, क्योंकि कोई भी दो रिएक्टेंट जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। तो x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu2s x ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2 के इक्वल होगा। ठीक है यहाँ तक। लेकिन आपको पता होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स केवल रिएक्टेंट्स के लिए इक्वल करते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए इक्वल करना कंपलसरी नहीं होता।
बिकॉज लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केवल इतना है कि कोई दो सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। तो बस अब यहाँ से अगर हम इसका पहले एन फैक्टर निकालें तो Cu2s का एन फैक्टर निकालोगे तो कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट देखो 2 यूनिट चेंज हो रहा है और सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट 6 यूनिट चेंज हो रहा है, तो उसका एन फैक्टर 8 आ गया। तो अगर आप इसके मोल्स निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी x/8 मोल्स इनटू एन फैक्टर इज ग्राम इक्विवेलेंट। अब अगर मोल्स x/8 आ गए तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉपर है तो राइट हैंड साइड में भी डबल कॉपर बनेगा क्योंकि कॉपर एटम तो कंजर्व होगा। तो उसके जो मोल्स फॉर्म होंगे दैट विल बी x/4 मोल्स और SO2 के जो मोल्स फॉर्म होंगे वो x/8 मोल्स। ये इनके मोल्स लिख दिया मैंने। अब इनके करस्पॉन्डिंग एन फैक्टर लिखोगे तो कॉपर का एन फैक्टर आपका 1 आ जाएगा और SO2 का एन फैक्टर अगर लिखोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 4 2 -6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर पहले। बस अब कुछ करना ही है, सिंपल लॉजिक पे आ जाओ। मोल्स पता है, एन फैक्टर पता है, तो उससे ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे अगर तो ये आ जाएगा x/4 और इसके ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6x/8। तो दिस इज 0.25x, दिस इज 0.75x। क्वेश्चन में पूछा है द इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर 2 प्लस एंड SO2 प्रोड्यूस विद रिस्पेक्ट टू Cu2s लिखना है आपको, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं मेंशन करना है। तो Cu2s के रिस्पेक्ट में कितना कितना आ रहा है 0.25x एंड 0.75x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो गिवन है 36 ml of 0.5 m Br2 solution upon being made alkaline undergoes complete disproportion into Br minus and BrO3 minus. The resulting solution requires 45 ml of AS3 plus solution to reduce BrO3 minus to Br minus. If AS3 plus is oxidized to AS plus 5, what is the polarity of AS plus 3 solution? पहले इक्वेशन में देखो Br2 की रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में करा रहे हैं तो 3Br2 plus 6OH minus gives 5Br minus and BrO3 minus and 3 वाटर, ये इक्वेशन बनेगी। दूसरे स्टेप में हमारा जो BrO3 माइनस है उसको हम फिर से AS3 प्लस से रिएक्ट करा रहे हैं। सो BrO3 माइनस प्लस AS3 प्लस और इस रिएक्शन में ये बन रहा है Br माइनस एंड AS प्लस 5। तो देखो हमारे पास 36 ml 0.5 m मतलब 18 मिलीमोल हो गया। 36 इंटू 0.5 मतलब 18 मिलीमोल्स। अब रिएक्शन में देखो तो उसके 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है तो ये 6 मिलीमोल फॉर्म होगा। अब ये 6 मिलीमोल आगे रिएक्ट कर रहा है, आर्सेनिक के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो कॉन्सेप्ट विल बी मिली इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस विल बी इक्वल टू AS3 प्लस। इसमें 6 मिलीमोल है, एन फैक्टर इसका 6 है क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट देखो +5 से -1 जा रही है तो एन फैक्टर 6। आर्सेनिक के लिए आपने मोलारिटी निकालनी है तो M1 वॉल्यूम 45 ml मिलीमोल्स, एन फैक्टर इसका 2। यहाँ से M1 निकालेंगे तो ये 36/90 आ जाएगा 0.4। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इट्स गिवन पिक आउट द स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन। देखो सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास जो रिएक्शन है उसको ध्यान से देखो। सो व्हाट वी आर डूइंग इज IO3 माइनस की रिएक्शन I3 माइनस से करा रहे हैं। इट इज कन्वर्टिंग टू I माइनस एंड IO4 माइनस। ऑक्सीजन स्टेट लिखो पहले, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयोडीन इज +5, here it is -1/3, here it is -1 and here it is +7। ठीक है, तो देखो जो हायर ऑक्सीजन स्टेट में सब्सटेंस होता है वही किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में आयोडीन +5 और आयोडीन -1/3 है तो +5 वाला जो सब्सटेंस है वही किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करा पाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन के हिसाब से ये ऑक्सीडेशन होगा और ये रिडक्शन होगा। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने क्लियरली डिफाइन कर दिया है
तो अब आपको पता चल गया कि IO3 माइनस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I3 माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। In question number 10 is given 0.1 mole of MnO4 in nested medium is completely oxidized by, तो सारे केस में मिली इक्विवेलेंट लिख लो पहले। तो 0.1 mole of MnO4 minus is nothing but 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। अब बाकी ऑप्शंस ले लिख लो। 0.5 मोल ऑफ Fe2 प्लस है, तो ये बेसिकली 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ही हो गया। बी ऑप्शन में अगर इस चीज़ को लिखेंगे तो इट इज़ 0.166 मोल्स ऑफ FeC2O4 है, इसका एन फैक्टर 3 होता है, दिस इज 0.166 इंटू 3 करेंगे, ये भी 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अगला केस 0.125 मोल्स ऑफ C2O4 2 माइनस है, इसका भी 0.125 इंटू 2 करेंगे तो 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। ये तीनों तो आंसर हो गया आपके। अब ध्यान से देखो, अगला ऑप्शन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। अगले ऑप्शन है 0.6 मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस दिया हुआ है, तो अब देखो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर ही नहीं सकते। सो नो रिएक्शन, यानी कि आगे के केस में इसको ऑक्सीडेशन काउंट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 0.6 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस में आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाकी सारे सब्सटेंस तो MnO4 माइनस से ऑक्सीडाइज हो गए, Cr2O7 2 माइनस विल नॉट ऑक्सीडाइज, तो इसका आंसर, ये आंसर नहीं मार्क करेंगे, इसका आंसर ABC हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के इक्वल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्वल नहीं कर सकते, उसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का कोई पॉइंट ही नहीं था। देन क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवलिंग परसेंटेज। तो उसको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको, आपने पहला वाला सवाल सॉल्व कर लिया पहले। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपने 109% लेवलिंग निकाल ली पहले। तो अब उसने पूछा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लेवलिंग बतानी है। तो रिएक्शन क्या है कि N2O5 की रिएक्शन वाटर से करा के HNO3 बना रहे हैं, तो मिनिमम लेवलिंग तो 100% ही आ जाएगी, क्योंकि आप जीरो अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दो, उसका 100 ग्राम ले लें, इसमें 0 ग्राम ऐड करके इसको 100 ग्राम बना लें, तो मिनिमम लेवलिंग तो 100% ही आएगी। अब मैक्सिमम लेवलिंग निकालनी है, तो अगर इसका 100 ग्राम दिया है तो कितना वाटर ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, तो दिस इज 100 बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे इसका 108, इतने मोल हो गए, इतने ही मोल वाटर यूज होगा। तो यहाँ से अगर अमाउंट ऑफ वाटर निकालोगे तो आ जाएगा 100/8 इंटू, सॉरी 100/108 इंटू 18, 100/108 इंटू 18, इसको सॉल्व कर लो, तो 100/6 आ जाएगा। तो जो परसेंटेज लेबलिंग आएगी वो आ जाएगी 100 प्लस 100/6, 116.6। 166.66% आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर उसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 17, पैसेज 2 ही पूछा हुआ है आपने पूरा, तो सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं, देखते जाओ ध्यान से। पहले कंपाउंड में लिखा है CrO2NH3 वाटर Cl2, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोरियम इज +3, देन O2 इज इन द फॉर्म। यहाँ से पहले O2 का ऑक्सीजन स्टेट निकालो। तो देखो पहले आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि अगर O2 माइनस होता है तो ये ऑक्साइड फॉर्म होती है, O2 2 माइनस होता है तो ये पर ऑक्साइड फॉर्म होती है, और O2 माइनस होता है तो ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म होती है। ये पहले कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, पहले क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट +3 दिया हुआ है, O2 का ऑक्सीजन स्टेट आप निकालना चाहते हो तो +x एज्यूम कर लो, NH3 0 हो गया, वाटर 0 हो गया, क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आपको पता चल गई -1, यानी कि O2 माइनस फॉर्म में है, ये सुपर ऑक्साइड है मुझे। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, और आपको आंसर रिपोर्ट करना है। अब देखो इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजिंग जगह है, पहले उनको ध्यान से देख लो। हमें यहाँ के इस O2 के बारे में क्लियरली नहीं पता कि कौन सी फॉर्म लिखे। ये O2 तो पहचानते हैं, भी थोड़ी बार समझाता हूँ। बाकी दोनों पहले आसानी से निकलेंगे, तो इस केस में पहले Z और W ट्राई करना चाहिए, क्योंकि Y और X के केस में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, बिकॉज दैट कैन बी ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तो अभी दोनों केस चेक करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए पहले आप ऑप्शन Z चेक करो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6 आ जाएगा, और W वाला केस चेक करेंगे तो वहाँ पे भी +6 आ जाएगा। तो इन दो ऑप्शंस को देखते ही हमें डी आंसर पता चल गया। अब बाकी केस भी चेक करने हैं, तो मैं बता ही देता हूँ। ये K3CrO8 लिखा है, तो उसमें आपको पता है सारे ऑक्सीजन पर ऑक्सी लिंकेज होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, दिस इज पर ऑक्सी लिंकेज के नाम पे आपने इसको पढ़ा होगा, K3CrO8। इन दिस केस ऑल द ऑक्सीजन आर पर ऑक्सी लिंकेज। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट +5 आएगा। पहला केस अभी भी ट्रिकी है, उसमें दोनों केस डील करने पड़ेंगे। O2 को हम पर ऑक्साइड भी मान सकते हैं, सुपर ऑक्साइड भी मान सकते हैं, तो दोनों केस से आंसर लिखेंगे। तो अगर KCrO2OH, इसमें हम ऑक्सीजन स्टेट लिख रहे हैं, तो अगर आपने O2 को O22 माइनस कंसीडर करा, तो ऑक्सीजन स्टेट अगर लिखेंगे तो आएगा +1 +x -2 -2 -1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी +4। और अगर आपने इसको सुपर ऑक्साइड आयन कंसीडर कर लिया O2 माइनस, तो ऑक्सीजन स्टेट होगी +1 +x -2 -1 -1 = 0, x +3 आएगा। यहाँ पे क्रोमियम के दोनों ऑक्सीजन स्टेट लिखे जा सकते हैं, +3 +4। अब ऑप्शन में केवल +4 ही है, तो उसके बेसिस पर हम इसका आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। अगर ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन होता और इसमें एक ऑप्शन +3 वाला भी होता, तो वो भी लिखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे O2 की ऑक्सीजन स्टेट डिफाइंड नहीं है। इट कैन बी पर ऑक्साइड, इट कैन बी सुपर ऑक्साइड। अगर पर ऑक्साइड होगा तो ये वाला केस मार्क करेंगे, और सुपर ऑक्साइड होगा तो ये वाला केस मार्क करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वी कैन टेक बोथ द पॉसिबिलिटीज। दोनों तरह से ऑक्सीजन स्टेट निकाल के चेक कर लो, जिससे मैच कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन कम पैसेज 3। पैसेज 3 में देखो, पैसेज 3 में दिया है 30 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 9.15 ग्राम ऑफ KX/HYC2O4Z.NH2O। A liter requires 27 ml of 0.12 and NaOH for neutralization. The same quantity of solution was found to be also found to require 36 ml of 0.12 and KMnO4 for complete oxidation। मतलब इसमें एक एसिड बेस से रिएक्शन करानी है और एक बार रिडॉक्स की तरह रिएक्शन करानी है। तो दोनों केस में पहले इसके एन फैक्टर डिफाइन करने पड़ेंगे। तो देखो हमारे पास अगर कंपाउंड है KXHYC2O4Z.NH2O, तो अगर हम इसको बेस से रिएक्ट करा रहे हैं, तो उसमें रिप्लेसेबल एच काउंट करने पड़ेंगे। रिप्लेसेबल एच कितने हमारे पास y, तो उस केस में इसका एन फैक्टर अगर रिपोर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा y, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस। दूसरे केस में इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर हमने K1O4 से कराई, तो KXHYC2O4Z.NH2O का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे K1O4 से, तो यहाँ से कार्बन ऑक्साइड होकर CO2 में जाएगा, जिसका ऑक्सीजन स्टेट +4 हो जाएगा। हियर इट इज +3। तो अब इस केस में इसका एन फैक्टर लिखेंगे तो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल लिखा जाता है। तो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 चेंज हो रहा है 1 यूनिट, और हमारे पास टोटल कार्बन है 2Z, तो उसका एन फैक्टर बन जाएगा 2Z। ठीक है, अब क्या करा है हमने 9.15 ग्राम ml सैंपल को 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व कर लिया है, तो उसकी मोलारिटी लिख है इनिशियली। तो मोलारिटी आ जाएगी 9.15 बाय molecular mass of this substance is 39x plus y plus 88z plus 18n। इसके मोल्स हो गए 1 लीटर में, ये इसकी मोलारिटी हो गई। अब इसके 30 ml को हमने NaOH से भी न्यूट्रलाइज कराया और KMnO4 से भी न्यूट्रलाइज कराया, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल करेंगे। सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH फर्स्ट। तो पहले केस में हो गया 30 × M1 इज इक्वल टू, और इसका एन फैक्टर लिखेंगे
तो 30 इंटू एम वन इंटू वाई विल बी इक्वल टू NaOH यूज़ कर रहे हैं 27 ml 0.12। दूसरे केस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट जो है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KnO4 के इक्वल कर लेंगे। तो आपकी बार 30 ml यूज़ कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी यूटिलाइज कराना है, मोलरिटी M1 ही रहेगी। एन फैक्टर 2Z हो गया आपकी बार, एंड दिस इज 36 इंटू 0.12। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और अब यहाँ से क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आप क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन में XYZ चार वेरिएबल पूछे जा रहे हैं, एंड बाय ऑल ट्रिक्स जितना हमें कॉन्सेप्ट अभी तक पता है इस क्वेश्चन का, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने भी इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बना लिए हैं। आप जानते हो मैथमेटिकली कोई भी क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब उसमें चार इक्वेशन चार वेरिएबल का केस बने, क्योंकि जितने वेरिएबल है अगर उतनी इक्वेशंस नहीं बनेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन गिवन है उससे और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हुए दो इक्वेशन कम से कम और रिक्वायर्ड है अगर हम इसका फाइनल आंसर चाहते हैं तो। बट आप अगर थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान दो तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 दी गई है, वाई की वैल्यू भी 4 3 1 2 यानी 1 2 3 4 में से ही कोई आएगी, जेड की वैल्यू भी देखो 1 2 3 4 में से कोई आएगी और एन की वैल्यू भी 1 2 3 4 में से कोई एक आएगी। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स वाई जेड और एन इनकी वैल्यूज 1 2 3 4 के बीच में ही है, ये डेफिनेट है हमारे लिए। तो इसका मतलब अगर हम इनका रेशियो भी निकाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि अगर रेशियो भी निकालना होता है तो केवल एक इक्वेशन कम हो तो काम चल जाता है। मतलब अगर चार वेरिएबल तीन इक्वेशन होंगी तो रेशियो निकल पाएगा, चार इक्वेशन दो वेरिएबल से तो रेशियो भी नहीं निकलेगा। इतना समझ आया? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में अभी एफर्ट मार के कम से कम एक इक्वेशन और अरेंज करनी पड़ेगी। आता क्लियर? अब आपके पास कोई क्लू है जिससे हम इसमें से कम एक इक्वेशन और बना लें? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जा रही है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है ना, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन इक्विवेलेंट रेट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू m/6। तो अगर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो K2Cr2O7 को सॉल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, in non-redox reaction K2Cr2O7 is salt, और सॉल्ट के लिए एन फैक्टर जो होता है वो होता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो इसको एनालाइज कर लिखेंगे तो 2K प्लस एंड Cr2O7 2 माइनस आएगा, तो उसका एन फैक्टर 2 होगा। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरे केस में लिखा है ना, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन K2Cr2O7 डज नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग 2 करेक्ट हो जाएगा इसका, आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकेंड करेक्टमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू, उसका आंसर लिखेंगे डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 26 में लिखा है स्टेनस क्लोराइड इज अ पावरफुल ऑक्साइड एजेंट, ऑक्साइडेज मर्क्यूरी क्लोराइड टू मर्क्यूरी। तो आप पहले स्टेनस क्लोराइड लिखो, इसे SnCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, इसको आप ऑक्सीडाइज करा रहे हैं मरकरी में, यही गलत लिखा हुआ है क्योंकि मरकरी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ +2 है और यहाँ 0 है, ये प्रोसेस रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये रिडक्शन हो जाए तो Sn का ऑक्सीडेशन होगा, ये +4 में जाएगा, ये स्टेप ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ड्रॉप हो गया। दूसरे स्टेटमेंट लिखा है स्टेनस क्लोराइड गिव्स ओनली ग्रेव रेसिपिएंट ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड विद मर्क्यूरी क्लोराइड बट स्टेनिक क्लोराइड डज नॉट डू सो, ये सही दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से मरकरी का ब्लैक कलर बनता है एक्चुअली। तो उसका स्टेटमेंट 1 तो श्योर शॉर्ट रॉन्ग है, 2 के बारे में अगर आप नहीं भी सर्टेन हो तो भी क्लियर आंसर अपने को डी लिखना है। अदरवाइज अभी हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तो आप कलर्स भी जानोगे, या लैब में प्रैक्टिकल किए होंगे तो भी जानते हो। HnCl2 की रिएक्शन HgCl2 से कराने से पहले Hg2Cl2 का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और फिर बाद में मरकरी बनती है, मरकरी ब्लैक कलर होती है, Hg2Cl2 वाइट कलर होता है, तो मिक्सचर जो है वो ग्रे कलर का बन जाता है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1 सर्टेनली रॉन्ग है क्योंकि रिडॉक्स केस में इसीलिए सवाल है क्योंकि
मर्क्यूरी क्लोराइड से मरकरी बनाने का प्रोसेस रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बस इसी बात से इसको पिक कर लेना था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसके बाद आपने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। आपको बैलेंस करके इक्वेशन मैच करानी है बस। क्वेश्चन नंबर 27 इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन। Fe2O4 ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ और 2CO2 हो जाएगा। पहले मास और चार्ज बैलेंस करो तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। MnO4- रिड्यूस होकर Mn2+ फॉर्म में आएगा, तो उसमें भी मास और चार्ज बैलेंस करो तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, हमारी इक्वेशन आ जाएगी 5FeC2O4 प्लस 3MnO4 माइनस प्लस 24H प्लस gives 5Fe3 plus 10CO2 12 water and 3Mn2 plus also। अब कोफिशिएंट चेक कर लो। FeC2O4 का कोफिशिएंट हो गया 3, MnO4 माइनस FeC2O4 का कोफिशिएंट हो गया 5, MnO4 माइनस के लिए 3, H प्लस का कोफिशिएंट 24, CO2 का कोफिशिएंट 10। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 में लिखा है हाउ मच moles of KMnO4 would be required to oxidize a mixture of FeC2O4, FeSO4, Fe2SO4 whole thrice and FeC2CO4 whole thrice which contains 1 mole each of the following compounds। तो देखो अगर हम FeC2O4 को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये Fe3+ और CO2 में कन्वर्ट होगा। इसके लिए एन फैक्टर आएगा 3। आयरन ऑक्सीजन स्टेट +2, कार्बन +3, आयरन +3, कार्बन +4। दूसरा कंपाउंड है FeSO4, ये ऑक्सीडाइज होकर जाएगा Fe3+ में, तो उसका एन फैक्टर आएगा 1। तीसरा कंपाउंड फेरिक सल्फेट है, उसका तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। चौथा कंपाउंड है Fe2C2O4 होल थ्राइस, ये ऑक्सीडाइज होकर जाएगा Fe3+ और CO2 में। कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 चेंज हो रहा है, इसका एन फैक्टर आएगा 6। कॉन्सेप्ट के हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, इसके मोल्स पूछे गए हैं तो मोल्स x मान लो, एन फैक्टर 5। दूसरे साइड में पहले सब्सटेंस के मोल्स 1, एन फैक्टर 3, दूसरे सब्सटेंस का मोल 1, एन फैक्टर 1, तीसरे सब्सटेंस का मोल 1, एन फैक्टर 6। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी सॉल्यूशन। ठीक। इसके बाद आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है इन द रिएक्शन Al plus Fe3O4 gives Al2O3 plus Fe, how many aluminum electron transferred during the change। तो पहले इक्वेशन बैलेंस करके लिख लो, तो ये Al से Al2O3 फॉर्म बन रहा है और Fe3O4 से Fe बन रहा है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन स्टेट 0 से +3 जा रहा है और आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +8/3 से 0 आ रहा है। ठीक है। तो अब अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन स्टेट, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 6 यूनिट इंक्रीज कर गई। और दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे, इन द सेकेंड केस इट विल चेक ऑक्सीजन स्टेट इज डिक्रीज बाय 8 यूनिट्स आई थिंक। 8 यूनिट डिक्रीज कर गया, देखिए पहले। तो इस क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा, हाउ मेनी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द चेंज पर मोल ऑफ Fe3O4। तो अगर 1 मोल Fe3O4 कंज्यूम करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन आपने को लॉस करने पड़ेंगे, तो एल्यूमिनियम को भी 8 ही इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है उतना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो इसका आंसर फिर हम लोग 8 रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 2।